ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 8.1 था, एक्सरसाइज 8.1 जो था उसका क्वेश्चन कहां तक कर लिया था, 9 तक कर लिया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करवा लिया था, 10 यानी अभी 10 करवाऊंगा। और मेरे को याद आ रहा है कि कल जो होमवर्क दिया गया था वो 10 का 9 का बी तक दिया गया था, अभी उसकी भी चेकिंग होगी, है ना, उसकी भी चेक। अभी सबसे पहले तुम्हारा ही चेक हुआ गया, तो पूछा गया तुमसे भी चेक किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल होगा इसमें, किस टाइप का ट्रायंगल होगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सब पता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल क्यू, कि राइट एंगल कहां पे बनेगा, क्यू पे बनेगा। तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, है ना। क्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, 90 डिग्री। अब मेरे पास पी क्यू बचा, पी और आर बचा। मेरी मर्जी, या तो पी यहाँ लिखूंगा या तो मेरे यहाँ पे लिखूंगा, मेरी मर्जी। तो क्योंकि देखने में अच्छा लगता है इसलिए पी यहाँ लिख रहा हूँ, क्यू यहाँ और आर यहाँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। फिगर तो पता बन गया ना। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर इन दोनों को ऐड करें, पी आर और क्यू आर, यानी ये वाला साइड और ये वाले साइड को अगर ऐड करें, अगर ऐड करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा वो, 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इन दोनों साइड का जोड़ सम दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी पर्टिकुलर नहीं बताया इन दोनों में से कौन कितना कितना है। ठीक है, और क्या बोला है हम लोगों को कि PQ जो है वो 5 है, PQ जो है वो 5 है। ठीक है, और इस हिसाब से हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। और हमें क्या करना है, 3 रेशियो निकालना है, साइन पी का, कॉस पी का और टेन पी का। अच्छा, ये तुम लोग जानते हो कि अगर हमारे पास ट्रायंगल का तीनों साइड पता रहता तो हम लोग आराम से साइन, कॉस और टेन आराम से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है, यहाँ पर कैच ये है कि एक साइड तो पूरा अच्छे से पता चल रहा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन दो साइड जो है ना, जो दूसरा दो साइड बचा वो मिला करके दिया हुआ। अब यहाँ पर कहीं नहीं पता चल रहा कि ये 5 है और ये 20 है, या ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये 10 है और ये 15 है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन कितना है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो ध्यान देना, हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ है, और ऊपर में क्या दिया रहा है, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये है कि कुछ भी करो सबसे पहले तीनों साइड की वैल्यू निकाल लो, है ना। पहले तीनों साइड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रेफरेंस एंगल कौन सा होगा जी इमरान, रेफरेंस एंगल किसको मानेंगे, रेफरेंस एंगल किसको मानेंगे, क्यों, पी को रेफरेंस एंगल क्यों मानेंगे,
बताओगे? आर भी तो मान सकते थे रेफरेंस, लेकिन हम पी को ही मानेंगे। क्यों? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए मान रहे हैं, सब यही बात है, क्योंकि वहां क्या बोल रहा है, साइन पी निकालो, कॉस पी निकालो और टेन पी निकालो, इसलिए हम लोग पी को ही रेफरेंस मानेंगे। तो रेफरेंस कब मानते हैं? जब हम लोग को पता करना होता है कि कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनता है समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बकायदा इन दोनों में से निकालते हैं कि ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर का है। तो कैसे निकलेगा? अगर इन दोनों का जोड़ 25 है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। क्या किया मैं? पी आर को यहीं पर लिखा और इस क्यू आर को एलएचएस से कहां ले गया? आरएचएस की तरफ। तो जो प्लस में था वो उठ करके क्या हो गया? माइनस हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? कोई डाउट है? नहीं। चल, तो अब देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरे पास h तो सबको पता है कि 90 के अपोजिट वाला जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब मेरा पी आर हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब मेरे को परपेंडिकुलर और बेस का टेंशन हो रहा है, तो क्योंकि रेफरेंस एंगल मेरा क्या है? P, तो P के अपोजिट वाला को क्या मानते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया? क्यू आर। और मेरा बेस क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर लिखा हुआ है पी आर स्क्वायर। पी आर का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो पी आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग ये देखो, ये हम लोग इक्वेशन बना लिए ना कि पी आर जो है वो किसके बराबर है? 25 माइनस क्यू आर। यानी जहां पी आर लिखा हुआ है वहां पर हम लोग 25 माइनस क्यू आर भी लिख सकते हैं। पी आर के जगह पर मैं लिखूंगा, ध्यान देना, पी आर के जगह पर लिखूंगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू के नीचे इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर तो हम लोग को पता नहीं है, इसलिए क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी क्यू हमको पता है, पी क्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक जितना बताया, किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी से। तुमको डाउट है जी? तुमको कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं आ रहा है? डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तुमको कोई डाउट है जी? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या किया, पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर दे दिए। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ डॉट लगा रहा है, उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है वो। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ये वाला इक्वल टू यहां खसक कर आ गया, थोड़ा सा और हमको इधर लिखना चाहिए था, है ना? लेकिन तुम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो क्यू आर का क्यू आर यहीं पे लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? क्या, चलो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई थी? ये हम लोग को दिख रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लोग तोड़ दिए, उसको डिड्यूस कर दिए। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 को जब क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू के बाद क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? बात ध्यान देने वाली ये है
कि यहाँ पर क्यू आर प्लस में है ना, और यहाँ पर क्यू आर यहाँ भी प्लस में है, दोनों प्लस में ही है। बात समझ में आ रहा है? दोनों का दोनों किसमें है? प्लस में ही है। तो अगर एक LHS के पहले और RHS के बाद में भी है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो बच्चा वाला जानते ही हो कि ये प्लस में उठकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लास 10 में आ गए हो, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ कि यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी है प्लस में, यहाँ भी प्लस में। एक बात याद रखना, कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू के पहले भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में, दोनों अगर सेम में है तो आराम से इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर दोनों एक ही तरफ होगा, तो ये लोग नहीं कटेगा, ठीक है ना। तब एक ही तरफ है तो कटने के लिए क्या करना होगा? एक को प्लस में होना होगा और एक को माइनस में होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ये सब बात समझ में आता है ना? ठीक है, तो ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको क्यूआर स्क्वायर ऐसे से काट दिया, तो क्या बचा मेरे पास, है ना। स्टेप बढ़ाकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 625 माइनस 50 QR, थोड़ा पीछे 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 25, यही होगा ना। अच्छा, ये देखो प्लस में है, ये प्लस में उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इसका मतलब माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625, है ना। अब देखो माइनस 50 QR, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 600, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है। ये दोनों क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? QR इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस 50, ठीक है। माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, यानी 5 × 5 और 5 × 12 60, यानी QR का वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यानी हमको पता चल गया कि असली में QR कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब पिताजी ने क्या किया था? पिताजी ने ये किया था कि दोनों का वैल्यू जोड़ करके दिया था 25 रुपया, दोनों को, बड़े भाई को और छोटे भाई को, है ना, मिला करके कितना रुपया दिया था? 25 रुपया, जिसमें से हम लोग को पता चला कि छोटे भाई को कितना रुपया मिला है? 12 रुपया। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे भाई बड़े भाई को कितना पैसा मिलेगा? 13 रुपया। तुमको पता चला क्यों 13 रुपया मिलेगा? तुमको यहाँ पूछ रहे हैं हम, यहाँ पूछ रहे हैं, वहां देखने की बात नहीं, यहाँ हम पूछ रहे हैं। और थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, इधर आओ, तुम कर सकते हो, आओ ना इधर, जब जाएंगे तब ना। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब बताओ आंसर। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को पता चल गया कि QR कितना है? 12, तो PR कितना होगा? 13, यानी तीनों साइड पता चल गया ना। चलो, तो QR निकल गया तो इसको फिर से इक्वेशन 1 पे प्लॉट करते हैं। तो PR कैसे निकलेगा? PR निकलेगा अगर 25 में से QR माइनस कर दो, तो 25 माइनस, ये 25 है, माइनस QR कितना आया था? 12, इसका मतलब ये हो गया 13। तो PR की वैल्यू कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। यानी हमको जो बोला गया था क्वेश्चन में कि दोनों मिलाकर के 25 है, तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कि QR होगा हमारा 12 और PR होगा हमारा 13 सेंटीमीटर। और बात सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि मैं क्या बताया था, किसी ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सही बात बड़ा भी है। अभी तक जितना बताया, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसको डाउट है? डाउट है? तुमको डाउट है? तुमको डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? अब तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। क्या निकालना है हमें निकालना है साइन P। साइन का रेशियो क्या होता है साइनवास? P/x। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे कुछ जगह नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको नहीं, तुम बताओ
कि परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर कौन है? नाम पहले बताओ। क्यू आर। और हाइपोटेनस क्या है? पी आर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। हो गया आंसर, है ना? बात अलग है कि थोड़ा नीचे लिखते तो और अच्छा देखने लगता। तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर और पी आर। इसका मतलब क्या होगा? ये 12/13। ये साइन हो गया, है ना? अब हम क्या निकालेंगे? कॉस। कॉस पी। ठीक है, बी बाई एच। तो ये हो गया मेरा बी और ये हो गया एच। ठीक है, ट्रायंगल देखो, तुम बताओ जी बेस क्या है हमारा? हाँ, पी क्यू। हाँ, पी क्यू। ठीक है, बताइए हाइपोटेनस क्या है? पी आर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5/13। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ एक बच गया, क्या? tan पी। tan का वैल्यू कितना होता है? p बाई बी। p बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है जी? परपेंडिकुलर इसमें क्या दिख रहा है? हाँ हाँ, क्यू आर। वेरी गुड, क्यू आर। और बेस क्या है जी? बोलो। बेस बेस बेस, हाँ क्या है? पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू 12 है और पी क्यू की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जितने भी मार्क्स का ये होगा वो पूरा का पूरा तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाला हमको लगता है कि समझ में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चैप्टर 3 तो पढ़ाया नहीं है। अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी को समझ में आ गया ना? लिख लो, जो समझ में आए वही बनाना है, ठीक है? हाँ, अच्छा। साहिल, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? साहिल, हाँ सर आ रहा है। शायद तुम बोल रहे हो, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। थोड़ा स्पीड से लिखना सीखो, तुम लोग बहुत लेट कर देते हो लिखते लिखते। मुबारक, थोड़ा स्पीड से लिखो बाबू। ठीक।
गया सभी का? तुम चैप्टर 1 पढ़ी हो, 2 पढ़ी हो, 1 और 2 पढ़ ली हो ना? कोई बात नहीं है, यानी अगर कोई डाउट होगा तो 1 2 में पूछ लेना, ठीक है? मिटा दो, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का पहला बिट देखो, क्या क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, और उसके बाद जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10 की जो वैल्यू होगी, है ना, वो ऑलवेज हमेशा 1 से कम होगी, है ना। जब भी इसका आंसर निकालेंगे 10 का, तो आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान देना कि अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान देना, अगर मैं सपोज दैट कि 10 डिवाइडेड बाई 5 करता हूं, 10 डिवाइडेड बाई 5 करता हूं, तो हम लोग जानते हैं ना कि ऊपर वाले को अंदर रखते हैं और नीचे वाले को बाहर रखते हैं, है ना। डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 2। इसका आंसर क्या आ गया? 2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं 5/10, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5। अच्छा, अब ध्यान देना, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, तुम बताना कि 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, है ना, कौन था, ये वाला या ये वाला? पहला वाला, ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है ना। ये 1 से क्या है? मोर है, और ये 1 से लेस है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 10 का रेशियो होता है ना, 10 का रेशियो, उसका जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, ठीक है। 1 से कम आने के लिए ऊपर ज्यादा होना चाहिए, नीचे कम होना चाहिए। वो तो यही बोल रहा है ना, वो तो यही बोल रहा है। इसका मतलब 10 का रेशियो क्या होता है? 10 का रेशियो क्या होता है? P/B। तो P/B का मतलब क्या हुआ? P/B का मतलब ये हुआ कि अगर लेस बोला जा रहा है, हमेशा लेस, इसका मतलब बेस हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन जरा सोच करके देखो कि जब भी हम लोग 10 का रेशियो लिखते थे, जब भी हम लोग 10 का रेशियो लिखते थे, तो कोई जरूरी था क्या हमेशा नीचे वाला हम लोग का बड़ा ही होता था? कभी होता था? अगर क्वेश्चन तुम लोग चेंज करके देखोगे, चेक करके देखोगे, तो तुम लोग को पता चलेगा कि बहुत सारा हम लोग 10 का वैल्यू निकाले, बहुत सारा 10 का वैल्यू निकाले,
जिसमें हमारा क्या हो गया था, परपेंडिकुलर बढ़ ज्यादा आ रहा था और बेस कम आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि tan जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। तो 1 से कम कब होगा, 1 से कम तब होता है जब हमारे पास बेस ज्यादा होता है, बेस ज्यादा होता है और परपेंडिकुलर कम होता है, तभी वो 1 से लेस हो सकता है ना। लेकिन हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम लोग tan का रेशियो निकाले हैं, जब भी tan का रेशियो निकाले हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि बेस ही हमेशा बड़ा होगा, परपेंडिकुलर ही हमेशा छोटा होगा। कभी कभी हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि परपेंडिकुलर हो जाता है बड़ा और बेस हो जाता है छोटा, यानी ऐसा हम लोग देखा है। समझ में आ रहा है? तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। कहां से वो, जब वो ना ये बोल दिया ना ऑलवेज, ऑलवेज वाला बात बोल करके बेचारा फंस गया। नहीं समझ में आया? ट्रू फॉल्स समझ में आया तुमको? तो बोलते क्यों नहीं हो? हम वही तो पूछ रहे हैं ना कि आया कि नहीं आया। ध्यान दो, tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर बात है? क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जो tan का रेशियो निकालोगे ना तो वो हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम। तो हम लोग सोचे कि 1 से कम आने के लिए हमेशा याद रखना 1 से कम कब आएगा, जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तभी वो 1 से कम आएगा। ठीक है? लेकिन हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि tan का जब भी रेशियो निकालते हैं ना तो कभी कभी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा भी होता है ना। लेकिन वो बुक वाला बोल रहा है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि ऊपर वाला ही छोटा और नीचे वाला ही बड़ा होगा। तो बताओ ये बात सही है कि गलती है? गलत है। उसका एग्जांपल दिखा देना है ना, उसका एग्जांपल दिखा देना है जिसमें ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, इसलिए उसकी बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, फॉल्स। बात समझ में आया? तुमको समझ में आया? आ रहा समझ में? सभी को आ रहा है? ठीक है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और क्यों हो जाएगा, जस्टिफाई भी कर दिया आंसर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड बिट। सेकंड बिट देखते हैं, सेकंड बिट क्या है। तो देखिए सेकंड बिट में स्टेटमेंट लिखा गया है कि sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल ए। ठीक है, जो sec की वैल्यू है, sec ए, उसकी वैल्यू बोल रहा है 12/5। तो क्या ये हो सकता है कि नहीं? तो देखो कैसे होगा या नहीं होगा। पहले तो ये सोचो कि जो sec होता है वो क्या होता है, sec उल्टा होता है cos का, है ना। तो cos का उल्टा होता है, इसका मतलब h/b। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या है, h/b दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर h आ गया, हाइपोटेनस आ गया, तो वो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि sec का वैल्यू मेरे पास क्या है, 12/5। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पर इन दोनों में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 बड़ा है यानी हाइपोटेनस बड़ा है, बेस छोटा है, यानी ये बात सही है। बात सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा, ये अगर ऐसा कर देता, ये अगर ऐसा दे देता, अगर मान लो सपोज दे देता 5/12 ऐसा, तब स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि कभी भी बेस हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। हाइपोटेनस किसी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये तुम लोग को नोन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड बिट। थर्ड बिट में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट A। मतलब ये जो cos है ना, cos A, ये किसका फुल फॉर्म है, कोसेकेंट का, कोसेकेंट का, जो कि बात क्या हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि cos जो होता है वो तो फुल फॉर्म है किसका, कोसाइन का। याद करो जब पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रहे थे, तो उसमें बताए थे कि cos जो है वो कोसाइन का है। अच्छा, कोसेकेंट जो है वो तो cos का है, समझ, सॉरी कोसेक का है। समझ में आ रहा है? ये किसका है, कोसेक का। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। पूछ रहा था कि cos का फुल फॉर्म ये होता है, तो हम लोग बोले नहीं, ये बात गलत है, इसका फुल फॉर्म कोसाइन होता है। समझ में आ गया? इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए
देखते हैं फोर्थ भी। फोर्थ क्या है? फोर्थ पूछ रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए। अच्छा, बोल रहा है कि जो कॉट ए है क्या वो प्रोडक्ट है कॉट इनटू ए का? तो आंसर होगा फॉल्स। बात ध्यान से समझना कि कॉट और ए कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉट तो एक तरह का फंक्शन है ना, और ए क्या है? ए हमारा कोई डिग्री है, यानी थीटा है। क्या है? थीटा। तो ध्यान देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन है और एक थीटा है। एक फंक्शन है और एक थीटा है, इसलिए ये समझ लो कि दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो दोनों अलग चीज है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। लास्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यानी जो साइन थीटा है 3 है सर, 4/3 है। 4/3। 3। ठीक है, तो 4/3। तो पहले ये सोचो कि साइन का वैल्यू क्या होता है? p/h। देखो वही बात आ गया, है ना? क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रू फॉल्स भी देख लिया और साथ ही साथ उस आंसर को जस्टिफाई भी कर लिया कि क्या होगा। और इस तरीके से हम लोगों का एक्सरसाइज 8.1 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, 2 मिनट का टाइमिंग देता हूं, किसी भी तरह का डाउट है जल्दी से पूछो।
हो गया सभी का? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 8.2 को समझने से पहले, है ना, हमें टेबल समझना होगा। ठीक है, 1 का टेबल, 2 का टेबल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये। टेबल हम लोग को अच्छे से याद रखना होगा। अगर ये टेबल याद हो गया, है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, उस बच्चे को बहुत जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसको याद नहीं होता तो उसके लिए ट्रिक भी है ना, उसके लिए ट्रिक भी है। आराम से उस ट्रिक को आप लगा करके उसका सॉल्यूशन ला सकते हो। तो मैं क्या बताया था, 8.1 पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन में तुम लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले सोना चांदी तोले, ये सोच बता करके तुम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का पूरा अच्छे से रेशियो बता दिया। जिससे क्या हुआ, तुम लोगों को उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने में आसानी हो गया। सिमिलरली एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम तुम लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं टेबल का। अगर टेबल याद हो जाता है, पहली बार अगर टेबल याद हो जाता है तब तो वैलिड गुड है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको याद हो गया, आप तुरंत वैल्यू लगा दोगे। लेकिन अगर याद नहीं होता वो नंबर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा में कहाँ जाएगा, ठीक है, तो उस केस के लिए आपको ये टेबल कैसे बना, टेबल ही कैसे बना है वो आप समझ लो। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं बना रहा हूं, तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। पहले मैं फंक्शन लिखूंगा और इधर मैं नीचे की ओर फंक्शन लिखूंगा और इधर थीटा बोलो या डिग्री, ठीक है। पहला है 0 डिग्री, ठीक है, फिर क्या है 30 डिग्री, फिर 45 है, फिर 60 है और फिर 90 है। ध्यान देना, हायर क्लास में जाओगे तो 90 से आगे भी मिलेगा। अब देखो ये सब कैसे बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का बनता है क्या ट्रायंगल तो राइट एंगल हाँ। 90 डिग्री से आगे से देखो यहाँ पर जब हम लोग एंगल लेते हैं बनता तो राइट एंगल नहीं है। जब हम लेकिन जब हम लोग किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू जब हम लोग बनाते हैं तो ये 90 से क्या 120 तक भी जाता है। ये तो डिग्री है। अब ये डिग्री कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग डिग्री यूज करते हैं किसी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को पता लगाने, उस समय इसका यूज होता है। समझ में आया? हाँ, वो 90 डिग्री तो उसका हो गया, सिंपल सी बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं, तुम लोग जानते कि राइट एंगल सर हाँ 3 डिग्री तो क्यों लिया जैसे 5 डिग्री 50 डिग्री से हाँ, ध्यान देना, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग का आता है वो इसी पर ही आता है, बाकी सब में पॉइंट्स की वैल्यू है।
अगर देखोगे कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो भी निकालने आपको आ जाएगा। हायर क्लास में आप इन दोनों के बीच की वैल्यू को भी निकालना, फाइंड आउट करना सीख जाओगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो ध्यान देना कि यहां पर मैंने क्या किया है, 0 से लेकर 90 तक डिग्री को लिख दिया है। 0, 30, 45, 60 और 90। समझ में आ रहा है? मैं टेबल कैसे बनता है वो बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है, ध्यान देना, सबसे पहला काम है काउंटिंग करना, वो भी होल नंबर का। होल नंबर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है जी? हाँ, होल नंबर की काउंटिंग कहां से होती है? 0 से। समझ में आ रहा है ना? तो 0 से काउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया 0, पहला वाला हो गया 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप में क्या किया हम, 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। समझ में आया? 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट नंबर कहां तक आया, 4, तो ये 4 को सबसे डिवाइड कर देंगे। 4 को इससे भी डिवाइड कर रहे हैं, 4 को इससे भी डिवाइड कर रहे हैं, 4 को इससे भी, 4 को इससे भी और 4 को इससे भी। 2 स्टेप हो गया हमारा। कितना स्टेप हो गया? 2 स्टेप। पहला स्टेप में होल नंबर लिखे हम 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है? दूसरा स्टेप में क्या हुआ, जो हाईएस्ट नंबर आया उसी को सबसे डिवाइड कर दिए। हाईएस्ट नंबर 4 आया था इसलिए सबको 4 से डिवाइड कर दिया। 2 स्टेप हो गया। 2 स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तीसरा स्टेप बता रहा हूं। तीसरा स्टेप, जो छोटा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कर दो। तो देखो, अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो आ जाएगा कितना, 0। थोड़ा सा और आगे लिखिए, ठीक है? ये दोनों छोटा नहीं हो रहा है ना? ये दोनों छोटा नहीं हो रहा, डेसिमल में नहीं लिखना है, छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसको तो वैसे ही छोड़ दिए। अच्छा, ये देखो छोटा हो रहा है, कितना, 1/2। 2 के टेबल से काट दिए, है ना? क्या ये छोटा हो रहा है? नहीं, तो छोड़ दिए। ये देखो छोटा हो रहा है तो क्या लिख दिए, 1। समझ में आया? कितना स्टेप हो गया? 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या किए, काउंटिंग किए 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा स्टेप में क्या किए, जितना भी हाईएस्ट नंबर आया सबको 4 से क्या कर दिए, डिवाइड। 2 स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप में जो छोटा हो रहा था उसको छोटा कर दिए और जो नहीं हो रहा था उसको छोड़ दिए, है ना? ये 3 स्टेप हो गया। 4th स्टेप क्या है, सब में रूट डाल दो। 4th स्टेप क्या है, सब में रूट डाल दो। तो देखो इसमें भी रूट डाल दिए, इसमें भी रूट। अब ये अकेला है तो इसमें होल रूट चला गया। इसमें ये छोटा हो चुका था इसलिए छोटा वाला पे रूट जाएगा। इसमें छोटा हो ही नहीं था इसलिए इसमें हम लोग यहां पर रूट डाल दे रहे हैं। ठीक है? और यहां पर ये छोटा हो चुका था इसलिए यहां पर इसको रूट डाल दिया। यानी अभी तक 4 स्टेप देखे हम लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा स्टेप, जितना हाईएस्ट नंबर है सबको उससे डिवाइड कर दिए, है ना? तीसरा स्टेप, जो छोटा हो रहा था, जो डिड्यूस हो रहा था, उसको छोटा कर दिए, है ना? और 4th स्टेप क्या था, सबको रूट में डाल दिए। और लास्ट स्टेप क्या है, जो रूट से निकल रहा है, जो रूट से निकल रहा है उसको अब निकाल लेंगे। पहले इसको रूट में डाले और फिर रूट से निकाले। कैसे मम्मी कपड़ा धोने के लिए क्या करती है कि पहले कपड़े को पानी में डालती है और फिर पानी से निकाल लेती है ना? तो यहाँ पर वही है, पहले सबको रूट में डाले और आप रूट से निकाल लेंगे। तो देखते हैं, इसको रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया ना, 0। ठीक है, अब देखो इस दोनों रूट में है तो ध्यान देना, तो ये तो रूट से नहीं निकलेगा इसलिए वो नहीं आएगा, लेकिन ये निकल जाएगा, है ना? कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं 1/√4 तो इसका मतलब क्या है, √1/√4। तो 1 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये √1 ही होगा। लेकिन ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। लेकिन ध्यान देना, जब भी रूट में रहता है ना, रूट में रहता है तो हम इसको निकाल करके 1 लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, √1 का क्या आ जाएगा, 1 और 4 का कितना आ जाएगा, 2।
बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या इसमें बात करते हैं, यहाँ पर √1 भी आ रहा है, √2 भी आ रहा है, तो √1 को √2 भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, है ना? अच्छा लेकिन √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे √2। बात समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें देखो √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या आ जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का, इसलिए रूट से निकल गया। और 1 वही बात है, चाहे √1 में लिखो चाहे 1 लिखो, बात बराबर। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया ना? तो समझ लो कि साइन बन गया, साइन थीटा का वैल्यू, अब देखो ये तो हम बताने का तरीका लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? साइन थीटा का वैल्यू आएगा 0 डिग्री में 0, साइन थीटा का 30 डिग्री में आएगा 1/2, साइन थीटा का 45 में आएगा 1/√2, यही वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है? साइन थीटा का 60 डिग्री का वैल्यू आएगा √3/2, है ना? साइन थीटा का 90 का वैल्यू आएगा 1, ठीक है? इसे समझाने के लिए अगर अब तुम लोग बुक का टेबल देखोगे तो बुक का टेबल देखो, यही तुम लोग को दिखाई देगा, यही तुम लोग को दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब बोलेगा सर आप तो अभी एक ही बताए, हम लोग के पास तो 6 होता है, एक तो बना लिए, लेकिन बचा है 5, अब 5 का कैसे बनाएंगे? तो अब जो 5 बचा ना वो तो और इजी है, जो 5 बचा जो वो और इजी है। देखो कैसे, साइन के बाद क्या होता है cos थीटा, साइन जो दिख रहा है ना बस उसको उल्टा कर दो, साइन जो दिख रहा है उल्टा कर दो, यानी जो लास्ट में है उसको पहले ला दो, जो सेकंड लास्ट में है उसको सेकंड में ला दो, जो बीच में ये तो वही रहेगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला लास्ट में चल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो टेबल देखोगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब इसके बाद आता है tan थीटा। अब ये tan थीटा कैसे निकलता है? तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं tan का, याद रखना आगे काम आएगा। tan थीटा जो होता है ना वो sin/cos होता है, sin थीटा/cos थीटा, ये होता है किसका? tan थीटा को। tan थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है? तो बस क्या करना है हम लोगों को, tan निकालने के लिए क्या करना होगा, sin/cos, तो sin का वैल्यू कितना है 0, tan कितना है 1, अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2, चलो सेकंड वाला बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, √3/2। तो हम बताएं कि कभी भी डिवाइड होता है तो इसका मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 का 1/2 होगा, जैसे ही डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी 2/√3, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये बात तो पता ही है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ रहा है। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया 1/√3। थोड़ा नीचे बात समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ आंसर लिख दो, इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ आंसर लिख दो, इन दोनों को डिवाइड, अब देखो इन दोनों का डिवाइड दिखाता हूं, देखो तो tan कैसे निकलता है, tan निकलता है इन दोनों को डिवाइड करके, तो ऊपर वाले को यहाँ लिख दिए, नीचे वाले को यहाँ लिख दिए, ठीक है? ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, यहाँ से ये कट गया और ये तो पहले से 1 ही है, तो आंसर क्या हो गया 1/1 which is equal to 1। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आया? यहाँ पर क्या हो गया 1 आ गया, कैसे 1 आया पता चला ना, इस तरीके से 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है ये, तो क्या करेंगे √3/2 अपॉन 1/2
तो फिर वही बात है, √3/2 इंटू करेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 यहाँ 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3/1। या तो √3/1 लिखो या तो सिर्फ √3 लिखो, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट देखो 1/0। हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं, ये डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ध्यान देना। अब हाँ बहुत सारा नाम इन्फिनिटी भी तो बोलते हैं, वही बात है। इसको हम लोग चीज भी बोलते हैं, इसको हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं, इसको थिंग्स भी बोलते हैं, तुमको इंसान भी बोलते हैं, तुमको लड़का भी बोलते हैं, तुमको फैजान भी बोलते हैं, इतना सब नाम लेके घूम रहे हो तुम। तो फिर ई क्यों, इसके साथ भेदभाव क्यों? सोच कर देखो, अपना रखे हो 4 नाम और इसका एक ही नाम रहा है तो दूसरा, ये कौन सा बात है? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। अगर तुम लोग देख रहे होगे तो क्या पता चला? पता ये चला कि tan थीटा का 0 tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आता है, tan 45 का वैल्यू 1 आता है, tan 60 का वैल्यू √3 आता है, और tan कोई 90 बोल दिया तो उसको कोई वैल्यू आएगा नहीं, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जिसको पहला वाला निकालने आ गया वो आराम से तो ये 3 निकाल लिया। अच्छा, ये 3 जो निकाल लिया, बचा वो जो 3 है वो निकालना और इजी है, और इजी कैसे देखो, ध्यान देना। अब साइन, इसके बाद क्या आता है? कॉसेक थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा है वो साइन का उल्टा है। अगर 1/, लिख दिया इसका मतलब साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको? कॉसेक। तो साइन कितना है? 0। तो ये तो अकेला दिख रहा है ना, उल्टा कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि साइन को अगर p/q के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 0/1, ऐसे ही तो लिखेंगे 0/1। तो ये क्या लिखा हुआ है? 0/1। अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/0, और 1 पर नीचे 0 आ गया ना, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब पहला का आंसर पता चल गया, नॉट डिफाइंड। दोनों में से कोई एक लिखो, ठीक है? चलो पहला वाला। दूसरा वाला देखो क्या लिखा हुआ है? 1/2। 1/2 का क्या कर दो? उल्टा। तो 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1। चाहे 2/1 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, बात बराबर है ना? अच्छा, 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2/1। चाहे √2/1 लिखो चाहे √2 लिखो, बात बराबर है ना? अच्छा, √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 है यहाँ पर 1 है, इसका मतलब p/2 के फॉर्म में क्या था? 1 नीचे 1 ही होगा, और इसको उल्टा करेंगे तो अभी तो 1/1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 1/1 which is equal to 1। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? एक बनाए और उसके बाद याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये 5, इसको बनाने के लिए 5 स्टेप याद रखना था। बस इसको बनाने के लिए 5 स्टेप याद रखना था। 5 स्टेप पता चल गया तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या किए? अभी तक कॉसेक तक हम लोग बना लिए, है ना? अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे? सेक। सेक किसका उल्टा होता है? ध्यान देना, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी कॉस का जितनी भी वैल्यू है सबको क्या कर दो? उल्टा कर दो। यानी ये 1 है ना, तो इसको p/q के फॉर्म में देखो तो कैसा दिखेगा? ये 1/1, और 1/1 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। 1/1 को उल्टा करो तभी क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 1। अच्छा, ये देखो, इसको उल्टा कर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस का भाई कौन है? सेक। तो इसका उल्टा कर दो, यानी क्या हो जाएगा? 2/√3। समझ आ रहा है? इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 या फिर, समझ में आया? अच्छा, इसका उल्टा क्या है? या तो 2/1 या सिर्फ 2, जो भी लिखो। हम और लिख रहे हो तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है? अच्छा, इसको देखो, ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है 0/1, और उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। इनसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग कुल मिलाकर कितने रेशियोज लिख लिए? 5 फंक्शंस के
जो डिग्रीज थी उसकी वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिया। अब लास्ट देखते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या है कॉट, तो सिंपल सी बात है किसका थीटा उल्टा होगा, तो tan जो है tan थीटा जो है वो किसका उल्टा है, कॉट का। समझ में आया? जब इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, तो इसका भाई ये है ना? तो अब इसको बनाने के लिए किसको उल्टा करना पड़ेगा, tan को उल्टा करना होगा। ठीक है, तो चलो tan को उल्टा करते हैं। तो tan में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0, यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 0/1, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/10, देखो क्या लिखा हुआ है 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा √3/1 या फिर √3। अच्छा 1 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या होगा 1/1 ही होगा, और उल्टा करेंगे भी तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये कैसा दिख रहा है, √3/1 दिख रहा है। अगर उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 1/√3, यानी ये कितना हो जाएगा 1/√3। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड कैसे आया होगा, ये नॉट डिफाइंड आया होगा 1/0 के कारण, है ना? और अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0/1, और 0/1 किसके बराबर होता है 0 के ही, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब तुम लोग टेबल का हर एक कॉलम को उठाओ और देखो, तो तुम लोग को पता चलेगा कि बुक में जितने भी कॉलम दिए गए हैं उसकी वैल्यू जो दी गई है, बिना बुक देखे आप लोग सारी वैल्यूज को लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या किया, सबसे पहले मैंने पहला वाला काम किया। अगर ये पहला वाला काम हो गया सही तो बाकी सब सही होगा, और पहले ही वाला हो गया गलती तो बाकी सब गलती होगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो बैठ के याद कर लो। तो एग्जाम में कैसे आएगा, पूछेगा कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू तो 1/√2 याद रखना होगा। और जिसको याद नहीं रखने की जरूरत है वो इसको बना लेना है फटाफट। बात अलग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो वही बात है। अगर याद नहीं कर सकते तो थोड़ा टाइम लगेगा, और याद कर सकते हो तो टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? तो कैसे बनेगा, सबसे पहले होल नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। दूसरा स्टेप, चार जितना भी हाईएस्ट नंबर आया उसी को सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 4 4 4 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो छोटा हो रहा है कर देंगे। तो देखो ये छोटा हो रहा था 0 हो गया था, ये छोटा नहीं हो रहा था। ठीक है, ये छोटा हो रहा था, यहाँ पर रख दिए, ये छोटा नहीं हो रहा था और ये छोटा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे, रूट में डाल रहे थे, सबको रूट में डाल दिए। देखो यहाँ सबको रूट में, जो छोटा हो गया था उसको रूट में डाल दिए। रूट में डालने के बाद रूट से बाहर निकाले, ये रूट से बाहर निकला तो 0, ये रूट से बाहर निकला तो 1, और ये रूट से बाहर निकला तो 2, ये रूट से बाहर निकला तो 1, और ये रूट से बाहर निकला तो √2, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये रूट से बाहर निकला तो ये नहीं निकल पाया, है ना? ये क्या होगा √3 हो गया, लेकिन ये 4 परफेक्ट स्क्वायर इसका 2 का, और ये निकल के 1 आ गया। समझ में आ गया? ये जो आंसर है ये तो साइन का ही है, ये देखो ये साइन का ही है। ये जो हम लोग निकाले ना, समझ लो कि ये साइन ही निकाल रहे हैं, साइन ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो निकल रहा है वो साइन थीटा ही निकल रहा है। अब जब साइन पता चल गया अब सब निकल जाएगा। साइन के बाद कॉस, कॉस के लिए क्या कर दो, सबको उल्टा कर दो बस। जो यहाँ लास्ट में था, जो लास्ट में था ये फर्स्ट आ गया, और जो फर्स्ट था वो लास्ट चला गया। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ। समझ में आया? उसके बाद क्या है tan, tan के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड, और इन दोनों को डिवाइड। जब ये तीनों बन गया तो जानते हैं कि इसका उल्टा ये होता है, तो बस उल्टा करते जाओ, है ना? उल्टा करते जाओ। ये किसका उल्टा है, इसका उल्टा करते जाओ। समझ में आ रहा है? और ये किसका है, इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा करते जाओ। उल्टा कैसे करना है सब एक बता दिया। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने 8.2 का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब या तो तुम लोग सारे का डिग्री याद कर लो अंदर वैल्यू, और या तो इसको बनाना सीख लो। कम से कम घर में 3 बार ये बना हुआ आना चाहिए, यानी कल कॉपी चेक होगा कि ये 3 बार लिखा हुआ है कि नहीं। समझ में आ रहा है? 3 बार लिखना है, ये आप वो चाहिए होमवर्क 3 बार लिख कर लेकर आना है। ठीक है?